इल्यूमिनाटी के बारे में कभी न कभी ज़रूर सुना होगा। इल्यूमिनाटी के बारे में कहा जाता है ये एक ऐसा ग्रुप है जो दुनिया में कुछ भी करवाने की पावर रखता है। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं और ये लोग इन्हीं के इशारों पे काम करते हैं। लेकिन हमारे बीच इस दुनिया में एक ऐसी कंपनी भी ज़रूर एग्जिस्ट करती है जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को लेकर गवर्नमेंट और आपको भी कंट्रोल कर रही है। ना ही ये कंपनी किसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है और ना ही किसी झूठ का। आज हम अपनी डेली लाइफ में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो डायरेक्टली या अनडायरेक्टली आपको इस कंपनी का कंज्यूमर बना रहे हैं। ये कंपनी इतनी पावरफुल है कि इसका एक मूव वर्ल्ड इवेंट चेंज करने की ताकत रखता है। ब्लैक रॉक दुनिया की 90% मीडिया को भी कंट्रोल करती है, जैसे कि प्रिंट मीडिया, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया। हम बात कर रहे हैं इस दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में जिसका नाम है ब्लैक रॉक। इसके फाउंडर हैं लैरी फिंक। ब्लैक रॉक, शायद ये नाम आपने पहले कभी नहीं सुना होगा क्योंकि ये खुद नहीं चाहते कि इनके बारे में लोगों को ज्यादा पता चले, क्योंकि ये कंपनी अपने डिसीजन को लेके काफी ज्यादा प्राइवेट रहना पसंद करती है, जिससे इनके गलत डिसीजन पे ये लोगों के क्रिटिसिज्म से बच सके। लेकिन कंपनी का नाम पब्लिक में जुलाई 2023 में आना स्टार्ट हुआ, जब न्यूज आई थी JP मॉर्गन और ब्लैक रॉक यूक्रेन में हुए वार की वजह से नुकसान के चलते रिकंस्ट्रक्शन बैंक सेटअप कर रहे थे। अब हमें ब्लैक रॉक की इम्पोर्टेंस को जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। इसी तरह साल 2008 में दुनिया एक बड़े रिसेशन को फेस कर रही थी। बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज और बिजनेस बैंकक्रप्ट हो चुके थे, क्योंकि इस रिसेशन की शुरुआत अमेरिका से हुई थी। अमेरिका की जॉब मार्केट और इकोनॉमी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। इंडिया में 4 महीनों के अंदर तकरीबन 6 लाख से ज्यादा लोगों ने जॉब गंवा दी। 2008 में हुए इस रिसेशन की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी को $2 ट्रिलियन का लॉस हुआ था। 2008 में दुनिया एक सीरियस रिसेशन से गुजर रही थी। बड़े बड़े बिजनेस बैंकक्रप्ट हो चुके थे। ये दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था। इसे कहा जाता है द ग्रेट रिसेशन। इसमें बड़ी बड़ी कंपनी कंगाल हो चुकी। तरफ दुनिया के इकोनॉमिक एक्सपर्ट रिसेशन से हुए इस नुकसान से परेशान थे, लेकिन इस रिसेशन के दौरान कंपनी की नेट इनकम पे 23% का जंप आता है। उस वक्त पे सिचुएशन इतनी खराब थी, सारे अमेरिकन बैंक और गवर्नमेंट कंट्री को रिसेशन से निकालने के लिए ब्लैक रॉक के फाउंडर लैरी फिंक से सोल्यूशन मांगते हैं। लैरी फिंक ने सोल्यूशन तो दे दिया, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा ब्लैक रॉक को हुआ। कुछ टाइम बाद रिसेशन कम होने की वजह से वर्ल्ड की इकोनॉमी धीरे धीरे ट्रैक पर आने लगती। ब्लैक रॉक एक इतनी बड़ी कंपनी बन जाती है कि आप अपनी डेली लाइफ में जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं वो डायरेक्टली या अनडायरेक्टली आपको ब्लैक रॉक का कंज्यूमर बना देते। ब्लैक रॉक को ही फायदा करती है। चांसेस है इन कंपनी को मोस्टली एसेट ब्लैक रॉक ही मैनेज करता है। अब चाहे ब्रेड का पैकेट ले लो या नूडल्स का पैकेट, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डेली लाइफ में यूज करते हैं, किसी कंपनी का मोबाइल या कार या किसी कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब भी करते हो, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा पेंशन फंड या इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करते हो। सारे प्लेटफॉर्म का या तो ब्लैक रॉक इन्वेस्टमेंट पार्टनर है या इनके एसेट को मैनेज करता है। आज ब्लैक रॉक के ऑफिसेज दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज में हैं। ये कंपनी लगभग $10 ट्रिलियन की अमाउंट को मैनेज करती है, यानी इंडिया की GDP से 3 गुना और अमेरिका की 50%। ब्लैक रॉक दुनिया में मौजूद 517 बड़े इक्विटी फंड्स को मैनेज करती है और यही ह्यूज ऑपरेशन नेटवर्क बनाता है ब्लैक रॉक को दुनिया की सबसे पावरफुल कंपनी है। इसे जानने के लिए हमें ब्लैक रॉक और लैरी फिंक की हिस्ट्री पे जाना होगा। लैरी फिंक फाउंडर ऑफ ब्लैक रॉक, जिनका बर्थ 1952 को एक जीव फैमिली में हुआ। लैरी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके फादर एक शू शॉप चलाते थे। इनकी मदर एक टीचर थी। लैरी ने अपनी ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में की और पोस्ट ग्रेजुएशन रियल एस्टेट में, जॉब फाइनेंस में की, जो एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थे। लैरी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई और इनका कैरियर अच्छे से चल पड़ा। इन्वेस्टमेंट बैंक में लैरी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी। 1976 से 1986 के बीच जो इन्वेस्टमेंट बैंक $1 बिलियन से भी ज्यादा अमाउंट अर्न करता था। इसमें लैरी का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। लैरी ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस से अमेरिका की इन्वेस्ट मार्केट में बहुत अच्छा नाम बना लिया। अब लोग इन्हें एक बड़े लीडर के तौर पे देखने लगे। अर्ली 80s में कंप्यूटर का यूज बढ़ने लगा। अब ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर को कंप्यूटर से रिप्लेस करने लगे थे और इसका रीजन ये था कंप्यूटर साइंटिफिक कैलकुलेटर से ज्यादा एक्यूरेट थे, बट स्टिल ये एक मशीन ही है
जो ह्यूमन कमांड पे काम करती है। और ऐसा ही कुछ होता है लैरी के कंप्यूटर के साथ। वो एक गलती कर देते हैं जिससे वो इंटरेस्ट रेट को गलत कैलकुलेट कर देते हैं और इस रॉन्ग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बोस्टन कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट सेट करती है। सिर्फ 3 महीनों में $100 मिलियन का लॉस हो। लैरी फिंग को इस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, इसीलिए लैरी को बोस्टन कॉर्पोरेशन कंपनी बाहर निकाल देती है। लैरी की इस मिस्टेक से उनकी मार्केट में इमेज बहुत खराब हो जाती है और कोई भी उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होता। लैरी अब अपनी नॉलेज और जॉब एक्सपीरियंस के साथ कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं कि वो अपनी खुद की कंपनी सेटअप करेंगे। वो एक इन्वेस्टमेंट फंड को स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन उसके लिए लैरी को फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है, जिसके लिए लैरी अपने आइडियाज के साथ ब्लैकस्टोन कंपनी के फाउंडर स्टीव स्कॉर्समैन के पास जाते हैं, उनसे फंडिंग के लिए हेल्प लेने में। स्टीव स्कॉर्समैन को लैरी का ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और इन्हें 5 मिलियन की फंडिंग मिल जाती। लैरी जानते थे कि ब्लैकस्टोन ग्रुप काफी पॉपुलैरिटी पा चुका है, इसीलिए वो अपने बिजनेस को ब्लैकस्टोन ग्रुप के साथ जोड़े रखना चाहते थे। वो अपनी कंपनी का नाम भी ब्लैकस्टोन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रखते थे। लैरी का प्लान और बिजनेस उनके बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म करता है। सिर्फ 7 सालों के अंदर लैरी की कंपनी 54 बिलियन से ज्यादा एसेट मैनेज करने लगती है। लेकिन फिर लैरी फिंग को एक और बहुत बड़ा झटका लगा। स्टीव स्कॉर्समैन उनकी कंपनी में से अपने शेयर $240 मिलियन में बेच देते हैं और उनका नाम अपनी कंपनी से अलग कर देते हैं। स्टीव ने स्टार्ट में $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जिसे $240 मिलियन में बदल दिया, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट। लेकिन कुछ ही टाइम बाद स्टीव की इस डिसीजन को फाइनेंशियली वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा मिस्टेक बताया गया। ब्लैकस्टोन ग्रुप के अलग हो जाने के बाद लैरी फिंग अपनी कंपनी का नाम बदल के ब्लैक रॉक रख लेते हैं और इस नई कंपनी में लैरी फिंग ने पेंशन फंड्स को भी मैनेज करना स्टार्ट किया। ब्लैकस्टोन ग्रुप के अलग होने के बाद भी ब्लैक रॉक की ग्रोथ पर कोई फर्क नहीं पड़ा और अक्टूबर 1999 में लैरी फिंग ने अपनी कंपनी के IPO लॉन्च की और ब्लैक रॉक को $900 मिलियन की वैल्यूएशन मिलती है। ब्लैक रॉक की इस ग्रोथ के पीछे लैरी फिंग की एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी थी, जिसे वो 1987 से अपने एम्प्लॉयज के ऊपर यूज कर रहे थे। लैरी फिंग ब्लैक रॉक में सबसे बढ़िया एम्प्लॉयज को जॉब दिया करते थे और सैलरी के साथ साथ अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स भी ऑफर कर दिया करते थे। अब शेयर्स में पार्टनरशिप होने के बाद एम्प्लॉयज को कंपनी की ग्रोथ से डायरेक्ट फायदा हुआ करता था, जिससे एम्प्लॉयज और भी डेडिकेशन के साथ कंपनी में काम किया करते थे। अब IPO लॉन्च होने के बाद ब्लैक रॉक बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन फंड्स भी मैनेज करने लगे और टाइम के साथ साथ फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई। आज मुल्क भर में $10 ट्रिलियन की फंड्स को मैनेज करती है, जिसमें दुनिया भर की गवर्नमेंट्स के फंड्स भी आते हैं। ब्लैक रॉक के लिए इनकम सोर्सेस के नंबर बहुत ज्यादा हैं। बेसिकली अलग अलग कॉन्टिनेंट इनके लिए इनकम का सोर्सेस है। अगर उन्हें दुनिया के एक कोने से लॉस होगा तो वो दूसरे कोने से प्रॉफिट करके रिकवरी कर लेंगे। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ब्लैक रॉक फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को देखकर ही इन्वेस्ट करता है। दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो डेवलपिंग स्टेज पर हैं। अब इन सारी बातों से एक चीज क्लियर होती है कि लैरी फिंग दुनिया के सब पावरफुल इंसानों में से एक हैं और इससे पहले आज तक हमने इनका नाम पहले कभी नहीं सुना होगा। आज आपके इन्वेस्टमेंट और पैसे पे कितना रिटर्न होगा वो काफी हद तक इस बंदे पे डिपेंड करता है। वर्ल्ड की इकोनॉमिक का एक बड़ा हिस्सा ब्लैक रॉक के डिसीजन पे चल रहा है और इनका एक गलत डिसीजन बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है।